नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं यूक्लिड की ज्यामिति परिचय क्या है। तो हम इसकी भूमिका जान लेते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय क्या है। तो इसमें जो हमारा यूक्लिड है ना, यूक्लिड हमारे कौन थे? यूक्लिड हमारे गणितज्ञ थे। कौन थे? यूक्लिड हमारे गणितज्ञ थे, जो कि हमें अपनी किताब में दिए गए हैं। हम देख सकते हैं हमारे यूक्लिड एक कौन थे? हमारे गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी को मापना, पृथ्वी से मापने यानी जो पृथ्वी को मापने की जो इकाइयाँ थीं, यानी जो पृथ्वी को अच्छी तरह से मापा जाए, किस प्रकार से माप सकते हैं हम उसे, इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी। काफ़ी जैसे जैसे उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका उसका नाम था एलिमेंट्स। क्या था? उनका नाम था एलिमेंट्स। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में लिखा था और उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया था, जिसके प्रत्येक भाग को पुस्तिका माना जाता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्या होता है, हमें एग्जाम में जो हमारे अब एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि यूक्लिड की कितने अध्याय थे, यूक्लिड की जो रचना थी या जो उनका जो एलिमेंट्स एक ग्रंथ था उसमें कितने अध्याय थे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज्यामिति का परिचय दिया, यानी ज्यामिति के बारे में बताया। तो देखो हमारी बुक में ही दिया गया है कि ज्यामिति क्या है। देखो हमारी बुक में लिखा है, क्या लिखा है कि ज्यामिति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जियो और मैट्रिन, ठीक है, से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, और मैट्रिन का अर्थ होता है मापना। ठीक है, इससे प्रतीत ऐसा होता है, यानी जो भूमि है, भूमि को मापने की जो आवश्यकता के कारण जो आवश्यकता पड़ी थी, उन्होंने गणित की एक ऐसी मतलब जो नियम कानून थे, अवधारणाएं, वो जो नियम थे, वो उन्होंने क्या किया था, वो हमारे यूक्लिड ने ज्यामिति को मापने के लिए दी थी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि उन्होंने जो हमारे यूक्लिड थे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी थी और कुछ अभिगृहित और कुछ अवधारणाएं दी थी। ठीक है, तो अब हम इन परिभाषा और इन अवधारणाओं को जानते हैं। ठीक है, आइए। तो मैंने देखो इस पे पहले से ही लिख ली हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और जो नोट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बना लिए थे। तो यदि आपको ये सारे नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में, तो आप वीडियो को पुश करके आप थोड़ा रोक के आप अपनी नोटबुक की कॉपी में से ज़रूर लिख लें, क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझना। ठीक, तो देखो इसमें मैंने लिखा था कि जो हमारा ज्यामिति है, ज्यामिति का क्या अर्थ है? ज्यामिति का अर्थ होता है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। जियो का मतलब क्या होता है? भूमि या पृथ्वी, और मैट्रिन का मतलब होता है मापना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, ज्यामिति के विकास में यूक्लिड का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। यूक्लिड का जन्म जो था वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, और वह गणित के एक शिक्षक थे। कौन थे? एक शिक्षक थे, टीचर थे, और उन्होंने अपनी ज्यामिति के ज्ञान को एलिमेंट्स नामक पुस्तक में लिखा। इसमें कुल 13 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 13 अध्याय थे, और प्रत्येक अध्याय को पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हम उनकी जो यानी जो उनके जो ग्रंथ थे, अध्याय थे, उसको क्या कहा जाता है? पुस्तक कहा जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उसको क्या कहा जाता है? पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्तक, क्योंकि एग्जाम में आता है कि जो हमारे यूक्लिड थे उन्होंने अपनी जो अध्याय लिखे, ग्रंथ लिखे थे, उसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो उसके प्रत्येक भाग को ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम यूक्लिड की कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। ठीक है, आप चाहे देखो मैंने लिख ली हैं, और देखो ये हमारी किताब में दी गई हैं। ठीक, तो मैंने इसे लिख लिया है। तो देखो पहली क्या है? पहली है हमारी एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखो मैं आपको समझाऊं, देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखो ये कहा गया है कि जो जैसे मान लो पहला है, अब पहले में ये कह रहा है कि जो बिंदु होता है ना, बिंदु क्या है? तो देखो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया ऐसे बिंदु, अब देखो इसका कोई भाग दिख रहा है आपको, यानी बहुत नगण्य रहता है, यानी बहुत छोटा, बहुत स्मॉल होता है, तो इसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या कहा था, बिंदु की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, अगली परिभाषा पर आ जाइए। अगली परिभाषा में उन्होंने कहा है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी उनके कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई हमारी एक रेखा है, यानी हमें ये रेखा डिफाइन करनी है, तो इस देखो हमारी ये हमने पेन लिखी है, तो अगर हम इसे इस पटरी से भी मापेंगे तो इसकी लंबाई यानी इसकी चौड़ाई आएगी? नहीं आएगी।
तो यानी जो एक रेखा है तो उन्होंने परिभाषित किया था कि जो रेखा होती है, रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित होती है, यानी रेखा की क्या नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरे बिंदु पर आ जाइए। देखो तीसरे बिंदु में क्या कह रहे हैं, तीसरे बिंदु में कह रहे हैं कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब देखो एक रेखा, जैसे मान लो हमने कोई एक रेखा ले ली, ठीक है, हमने मान लिया रेखा ए है, मान लो रेखा ए है। अब रेखा ए है तो देखो इसका एक बिंदु होगा यहाँ से, मान लो एक रेखा यहाँ से अब कहीं तक जाएगी तो उसका पॉइंट रहेगा, एक रेखा ए बी है, क्या नाम देते कि नहीं देते, एक रेखा ए बी है, यानी इसका एक क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और एक क्या होता है, अंत बिंदु, यानी इसके दो सिरे होते हैं, क्या होते हैं, दो सिरे बिंदु होते हैं, एक को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, एक को बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथी परिभाषा क्या दी थी उन्होंने, चौथी परिभाषा दी थी उन्होंने कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के सपाट रूप से होती है। देखो उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक सीधी रेखा है, अब मान लो एक सीधी रेखा जा रही है तो ये क्या है, छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है कि नहीं, यानी छोटे छोटे बहुत महीन, यानी छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर क्या बनी होती है, एक हमारी सीधी रेखा बनी जाती है। ठीक, सीधी रेखा होती है और वह क्या होती है, स्वयं के पर बहुत सारे बिंदु सपाट होती है, यानी सीधी जा रही है तो इस पर बहुत सारे बिंदु, एक ही रेखा जो होती है इस पर बहुत सारे बिंदु एक दूसरे सीधे लाइन में जुड़े रहते हैं, तो क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला क्या है, अगले में कहा गया है कि एक पृष्ठ, पृष्ठ को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, एक पृष्ठ वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वक्र पृष्ठ है या कुछ भी है, तो कोई भी आप पृष्ठ देख लीजिए, आप कोई भी एक पृष्ठ देखते हैं तो उसकी क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक पृष्ठ की लंबाई होती है और एक क्या होती है, पृष्ठ की चौड़ाई होती है कि नहीं होती है, यानी पृष्ठ वह होता है जिसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक, आपको आ गया होगा समझ में। देखो अगला क्या है, छठवां में बताया गया है उन्होंने कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। जैसे मान लो हमने, उन्होंने छठवीं रेखा ये कहा है, जैसे मान लो हमने कोई एक पृष्ठ बना लिया, क्या बना लिया, पृष्ठ। अब हमने एक पृष्ठ तो बना लिया है, अब ये पृष्ठ जो बनाया है उसके जो जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं हमारे किनारे हैं, ये क्या होती हैं, रेखाएं होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी दो जब रेखाएं होंगी ऐसी इस प्रकार की, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तभी तो क्या बनेगा, तभी तो एक पृष्ठ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी ये जो क्या होती हैं, उनके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने में एक रेखा होती हैं, क्या होती हैं, रेखा। मान लो हम इसका नाम दे दें ए बी, तो एक ए बी रेखा हो जाएगी, इसका नाम दे दें बी सी, बी सी हो जाएगा, इसका नाम दे दें डी ई है, ए बी हो गया, बी सी दे दिया, हम इसका नाम सी डी दे दें, इसका नाम डी ई दे दें, तो क्या होगी, रेखा हो जाती है। यानी जो हमारा एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेखाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो सातवें में क्या कहा गया, उन्होंने कहा है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। देखो समतल कहने का उनका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई कहते नहीं समतल जगह है पूरी, अब समतल है तो ये क्या होता है, बहुत सारे छोटी छोटी रेखाएं, यानी ऐसी छोटी छोटी महीन महीन छोटी 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 रेखाओं से मिलकर एक क्या होता है, एक समतल बना रहता है, समतल पृष्ठ बना रहता है। ठीक है, क्या होता है, जो सीधी रेखाओं से एक साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा नोट डाल के, आप जो किताब में नहीं दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूक्लिड की परिभाषाएं हैं, यूक्लिड की परिभाषाओं में कुछ शब्दों को अपरिभाषित मानना होगा। देखो सिंपल सी बात है, अब आप कहते हैं कि बिंदु क्या है, लंबाई क्या है, यानी उन्होंने क्या किया कि कई चीज़ों को उन्होंने एक तरह का उन्होंने माना है, यानी उन्होंने कल्पना करके उन सभी चीज़ों को सिद्ध किया है। तो यानी जो हमें अभिगृहीत अवधारणा है, तो इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ शब्दों को अपरिभाषित मानना होगा, यानी जैसे मान लो किसी शब्द की परिभाषा नहीं है तो हमें उसे क्या अपरिभाषित मानकर चलना है, यानी यह है इसकी परिभाषा नहीं है तो हमें उसे अपरिभाषित मानकर चलना होगा। ठीक, कल्पना करके चलना होगा। ठीक है, इतना एक ध्यान रखना। और उन्होंने देखो ये क्या बताया था, और उन्होंने देखो ये तो हो गई हमारी परिभाषाओं की बात, किसकी हो गई, यूक्लिड की परिभाषाओं की बात। अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड की अभिगृहीत और अवधारणाएं, क्या बात करेंगे, अभिगृहीत और अवधारणाएं। तो जो अभिगृहीत होती है उनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोम, एंड जो हमारी अवधारणा होती है उसको बोलते हैं पोस्टिकुलेट्स, क्या बोलते हैं, पोस्टिलेट्स। ठीक, तो जो हमारे अभिगृहीत एक्सोम्स होते हैं और अवधारणा होती है पोस्टुलेट्स। ठीक है, आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि दोनों ही कल्पनाएं हैं और यह सर्वव्यापी सत्य है, यानी देखो दोनों हैं तो कल्पनाएं, क्या है, दोनों कल्पनाएं हैं लेकिन सर्वव्यापी सत्य है, लेकिन एक तरह की ये सर्वव्यापी सत्य है, यानी एक तरह की देखा जाए तो ये ट्रूली वर्क करती हैं। ठीक, आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी जो अभिगृहीत अवधारणा है उन्होंने इनकी कल्पना की है, लेकिन इन्हें जब हम लोग मैथमेटिकल रूप से इन्हें यूज़ करते हैं तो एक तरह से क्या होता है, वो सत्य प्रूव होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अभिगृहीत क्या होती हैं,
अभिगृहित वे कल्पनाएं जो निरंतर गणित में उपयोग होती हैं, यानी वे कल्पनाएं जो गणित में निरंतर प्रयोग होती आ रही हैं वो क्या होती हैं, हमारी अभिगृहित होती हैं। देखो यूक्लिड में पहली अभिगृहित क्या दी थी, उन्होंने पहली अभिगृहित दी थी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। सिंपल सी बात है, यदि मैं कोई दो पेन ले लूँ, क्या ले लूँ, दो पेन ले लूँ, अब इनकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी कि नहीं होंगी, यानी उनका वजन वगैरह, उनकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह भी कैसा एक तरह का बराबर होगा। तो मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, जैसे मान लो m बराबर n है, क्या है, m बराबर n है और m बराबर p है। अब देखो m बराबर n है और m बराबर p है, तो देखो दोनों में m कॉमन है, यानी हमारा n और p कैसा होगा, आपस में बराबर। यानी जब दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों तो दूसरे के बराबर भी होंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल की तरफ बताया कि मान लो m बराबर है n के और m बराबर है p के, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अब अगर हम कर दें समीकरण एक बार दो से, तो कह सकते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p, यानी n भी बराबर हो जाएगा p के। ठीक है, अगली अभिगृहित पर आ जाइए। देखिए अगली अभिगृहित क्या है, अगली अभिगृहित कहती है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, बराबरों में बराबर जोड़ा जाए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने यूक्लिड ने ये कहा था कि देखो बराबरों में बराबर जोड़ा जाए। जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू 4 है, 4 बराबर 4, अब उन्होंने लिखा है यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, तो जैसे देखो दोनों 4 और 4 हैं, दोनों बराबर हैं, अब बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, हमने इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, तो देखो इसमें क्या होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर 4 और 2 6। अब उनमें कहा गया कि जब बराबरों में बराबर जोड़ा जाता है तो पूर्ण भी बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है वो भी कैसे हो जाती है, आपस में बराबर, वो हो भी रही है। ठीक है, अगली क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जब हम बराबरों में, जैसे मान लो हमने 9 ले लिया, 9 बराबर मैंने 9, यानी 2 बराबर ले लिया, और बराबरों में से हम बराबर घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बराबरों में बराबर। जब हम बराबरों में बराबर घटाएंगे तो शेषफल भी कैसा आएगा, बराबर, यानी जब 9 में से 3 जाएंगे क्या बचेंगे, 6, या 9 में से जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे भी 6, यानी ये भी कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी जब बराबरों में से हम बराबर घटाते हैं तो हमारा शेषफल भी कैसा आता है, बराबर आता है। ठीक है, देखो अगला क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो संपाती का क्या मतलब होता है, संपाती का मतलब होता है पूर्ण रूप से एक दूसरे के बराबर। जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमारे पास एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। अब ये वृत्त या ये वृत्त, यानी ये दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे के संपाती हैं। कैसे है संपाती, संपाती का मतलब क्या है, यानी इसकी त्रिज्या मान लो r है और इसकी त्रिज्या r है। अब तो दोनों की त्रिज्या r है तो एक दूसरे के ये भी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी जब दो वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं तो एक दूसरे कैसे हो जाती हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, अगले में कहा गया है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो इसमें एक बताया भी गया है डायग्राम से, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने एक कोई वृत्त ले लिया, क्या ले लिया, मैं एक आपके सामने एक वृत्त लेता हूँ। मान लो मैंने एक वृत्त ले लिया, अब वृत्त मान लो या हमारा ये पिज्जा मान लो। अब जैसे मान लो हमारा एक पिज्जा है, क्या है, एक पिज्जा है। अब हमारा एक ये पिज्जा है, अब इस पिज्जे में से हमने एक भाग बाहर निकाल लिया, क्या किया, एक भाग बाहर निकाल लिया, इसका जो पिज्जा है। अब पिज्जे का हमने एक भाग बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक, ये हमारा पिज्जा है। अब पिज्जा का हमने क्या किया, एक भाग बाहर निकाल लिया। तो अब एक भाग हमने बाहर निकाल लिया है, तो आप एक गौर से समझना, उनने कहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब जैसे मान लो हमने जो हमारा पिज्जा है, अब हमने पिज्जा का एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पिज्जा का जो ये हिस्सा है ये इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो जो पहले जो हमारा मूल पिज्जा था, मूल पिज्जा 1 2 3 4 5 6, अब इसके 6 पीस थे, अब 6 पीस थे, अब 6 पीस में से एक पीस बाहर आ गया, तो 5 पीस की वैल्यू बड़ी होगी कि एक पीस की, सिंपल सी बात है। बड़े जो हमारे 5 पीस है इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी ये क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, ये पूर्ण है, और ये क्या है, एक भाग है, क्या है, ये एक भाग है। तो जब पूर्ण में से एक भाग निकाल लिया जाता है तो क्या होता है, सदैव पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, आगे आ जाइए। आगे कह रहे हैं कि एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। अब एक ही वस्तु के दोगुने, देखो सिंपल सी बात है, हमारी कोई, हमने जैसे मान लो कोई एक वस्तु ले ली, हमने एक वस्तु, जैसे मान लो हमारी उसमें क्या लिखा, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूँ या कुछ ले लूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर m ले लिया, हमारी एक वस्तु m है, और दूसरी भी हमारी वस्तु m है। उन्होंने कहा है एक ही वस्तु, तो m और m हमारी दो वस्तु हैं, अब परस्पर इनके दोगुने। अब इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा दोनों में,
दोनों में गुणा करो तो यहाँ पर भी 2m आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा 2m। तो सिंपल सी बात है कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर कैसे हो जाते हैं आपस में बराबर। ठीक है, तो जब हम कोई भी दो हमारे पास क्या होंगी, दो हमारे पास जब कोई वैल्यू होंगी तो वो कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर। ठीक है, बराबर यानी उन्हें कहने का मतलब जो है एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इस एग्जाम्पल समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए। इसमें मैंने आपको थोड़ा अलग इसमें लिखा है कि ए बराबर मान लो 2x है और एक वस्तु, दोनों वस्तु एक ही हैं। अब लेकिन दोनों वस्तु का अलग अलग है, इसमें 2 से गुणा हुआ, इसमें 2 से गुणा हुआ, तो ए से ए कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हम जैसे मान लो इसमें दो गुने अब एक ही वस्तु मान ली और भी किसी से दो गुणा करके तो वो वैल्यू आपस में कैसी आती है बराबर। ठीक, आगे जाइए। अब देखो जो 7वीं अभिक्रिया थी इसमें क्या कहा गया है कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने P ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक बिंदु मान लो P ले ली वस्तु, एक वस्तु P है। अब P है दूसरे, अब एक ही वस्तु के आधे, यानी ये दोनों ही क्या है P हैं। अब इनके क्या कर रहे हैं आधे, हमने इसके आधे किया इसके आधे किया, देखो P से P कट जाएगा तो क्या आ जाएगा A बराबर B, यानी एक ही वस्तु के आधे भी परस्पर कैसे होते हैं आपस में बराबर। ठीक, अब क्लियर हो गया। अब बात आती है अवधारणाओं की, पोस्टुलेट्स की। अब देखो अवधारणा में क्या है, वे कल्पनाएं जिनका संबंध ज्यामिति से हो। अवधारणा वो हैं जिनका संबंध किससे, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से। अब पहली अवधारणा क्या कहती है, पहली अवधारणा कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने कोई बिंदु ले लिया, हमने एक बिंदु ए ले लिया, अब एक बिंदु ए ले लिया, उन्हें कह रहे हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमने एक बिंदु बी ले ली, तो इस तक सीधी रेखा खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो इनकी अवधारणा थी। अब दूसरे में क्या कहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे शांत रेखा का मतलब ये है, मान लो हमारी एक रेखा है यहाँ तक गई है, अब हम देखो इसको आगे और बढ़ा सकते हैं और हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी थी तो हमारी इतनी रेखा, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं अनंत रूप से, काफी अपरिमित रूप से बहुत दूर तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या के एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं किसी को केंद्र मानकर। अब सिंपल सी बात है, हम कोई मान लो हमने कह दिया हमारा एक ओ केंद्र है, हमने एक को ओ केंद्र मान लिया और कह दिया कि हमारी इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, तो केंद्र ओ को त्रिज्या 2 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिंपल सी बात है, खींचा ही जा सकता है। मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लो हमने वो कह रहे हैं कि एक हमारा केंद्र है, क्या है, उन्होंने कहा है तीसरी में किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो जैसे मान लो हमने मान लिया कि हमारा एक केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो हम केंद्र O मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच के वृत्त खींच सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो चौथी में क्या कह रहे हैं, चौथी अवधारणा कहती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखो सभी समकोण का मतलब ये है, अब मान लो हम इतना सा समकोण बना दें तो ये हमारा समकोण है, और ये कहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा वाला समकोण है और कहते हैं हम एक और है वो और बड़ा समकोण है। देखो समकोण तो समकोण होता है, अब वो आप रेखा छोटी करें या बड़ी करें, कोण तो हमारा उतना ही, एंगल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो हमारी थी पांचवी, अब पांचवी क्या कह रहे हैं, देखो पांचवी कह रहे हैं कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे अपनी सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस पर यह योग समकोणों से कम हो। तो कहने का उनका मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास दो रेखाएं, एक रेखा ऐसी जा रही है और एक रेखा हमारी थोड़ी सी विचलित हो रही है। एक रेखा हमारी, जैसे मान लो एक रेखा हमारी थोड़ी इस प्रकार से जा रही है, एक तो ऐसी जा रही है और एक थोड़ी सी हमारी ऐसी जा रही है। ठीक, ऐसी जा रही है। अब ये दो हमारे पास रेखाएं, क्या है, दो रेखाएं। अब देखो इन रेखाओं को काटती हुई अगर एक कोई तीसरी रेखा हो, तो ये जो दो रेखा हैं, ये दो रेखाएं उसी साइड झुकेंगी जब दोनों कोणों का योग, यानी इस वाले कोण का योग, इस दोनों कोणों का योग, दोनों का योग कितना हो, उसमें लिखा है समकोणों, उसमें लिखा हो जिस ओर यह योग समकोणों से कम हो, यानी जिस साइड इनका योग क्या होगा 90 डिग्री से कम हो रहा होगा, उसी साइड ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब इन रेखाओं को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट करके उसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे इसी साइड करेंगे, नहीं करेंगे। यानी देखो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण मतलब होता है 180, सॉरी
दो समकोणों से 180 समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोणों से कम हो। यानी जब इन दोनों का योग 180 से कम आएगा तो ये रेखा सिर्फ उसी साइड झुकेंगी जिस साइड इन दोनों का योग क्या आएगा, 180 से कम आएगा। ठीक है, तो इतनी क्या थी हमारी अवधारणा और विपरीत थी। बस इनके बाद क्या करते हैं, अब इनके बाद हम करेंगे अपना एक्सरसाइज प्रारंभ। ठीक है, तो मैंने आपको अब जो उनकी परिभाषाएं थी, परिभाषाएं आपको बता दी हैं। हमारे पास क्या थी, ये कुछ परिभाषाएं थी। आप अपनी बुक में चाहें तो आप बुक से में टिक लगा सकते हैं और आप चाहें तो अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी परिभाषाएं थी और हमारी ये क्या थी, अभिगृहित क्या थी, ये हमारी अभिगृहित, ये हमारी कुछ अभिगृहित थी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, अवधारणा है, ये हमें बुक में दी गई हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लगाएंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.1, तो जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है, तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने लिए उत्तर के कारण दीजिए। ठीक है, तो हमें इनके कारण देना है और हमें बताना है कि सत्य का सत्य है। तो हम पहला लेते हैं, पहला पढ़ते हैं। पहले में क्या कह रहे हैं, पहले में कहा गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये हमारा असत्य है। क्या है, ये हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है। अब देखो असत्य क्यों है, इसका हम कारण बताएंगे। क्योंकि 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 एक बिंदु से होकर, क्योंकि एक बिंदु, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो कैसे, मैं आपको बताऊं। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बिंदु है। अब इसे देखो हमने एक रेखा ऐसे खींच दी, 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 यानी इसमें बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं, बहुत। यानी जब हमारे पास एक बिंदु हो तो एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि केवल एक ही खींची जा सकती है, तो असत्य है। क्या है, असत्य है। आइए अब देखते हैं अपन लोग दूसरा। अब देखो दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, अब देखो ये असत्य का है, हमें ये भी बताते हैं असत्य है। पहले तो हम लिख देंगे असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों है, अब इसमें हम लिखेंगे। देखो अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक, मान लो हमने ले लिया ये हमारे पास दो बिंदु हैं। क्या है, दो बिंदु हैं। अब मान लो हमारे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब इनसे असंख्य रेखाएं कहाँ से खींची जा सकती हैं, एक रेखा तो देखो ए और बी, ए और बी तो खुद मिलकर, यानी हम जब देखेंगे तो ए और बी तो खुद एक एक रेखा हो गई है। इसे हम अपरिमित रूप से आगे की ओर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते क्योंकि एक खुद ही एक रेखा है। ठीक है, तो इसका कारण लिख देंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, इसका हम कारण लिख देंगे क्योंकि दो बिंदुओं से होकर, क्योंकि दो बिंदुओं, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली एक अद्वितीय रेखा होती है। एक अद्वितीय मतलब होती है केवल एक ही, दूसरी ना हो। एक अद्वितीय रेखा होती है दो बिंदुओं से जाने वाली। ठीक है, यानी एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। अब इस बिंदु से इस बिंदु की ओर जब जा रही है तो जब खुद ही एक ही रेखा है, असंख्य रेखाएं नहीं हो सकती हैं, केवल एक ही रेखा हो सकती है। ठीक है, आइए अब देखो तीसरा पढ़ते हैं। देखो तीसरे में क्या कहा गया है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखो क्यों है, जैसे मान लो अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब सत्य है, देखो इसमें तो सत्य है, इसमें तो कारण बताना नहीं है, देखो सत्य तो है ही। अब जैसे मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया, ए ले लिया, मैंने एक बिंदु ए से ले लिया पी क्यू, एक मैंने पी क्यू रेखा ले ली। अब ये हमारे पास जो पी क्यू रेखा है असंख्य, यानी उसमें क्या कह रहे थे, असंख्य रहे, यानी अनिश्चित रूप से। तो इसे डॉट डॉट में हम देखते हैं तो अनिश्चित रूप से बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्हें अनिश्चित रूप से बहुत दूर तक हम इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसके अनुसार, यूक्लिड की अवधारणा 2 के अनुसार। आप चाहें तो लिख देना यूक्लिड, क्या लिख देंगे, यूक्लिड, यूक्लिड की अवधारणा, अवधारणा 2 के अनुसार, 2 के अनुसार लिख दें, यूक्लिड की अवधारणा 2 के कारण। ठीक है, 2 के कारण। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथी देखते हैं।
अब तो चौथे में क्या कह रहे हैं, चौथे में कह रहे हैं यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो हमारे पास एक वृत्त ये है इतना सा और एक वृत्त हमारा ये है इतना सा, यानी दोनों के, जैसे मान लो दोनों के क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी मान लो इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है या दोनों वृत्त बराबर है, बराबर का मतलब यही होता है इन दोनों का एरिया बराबर है। अब दोनों वृत्त बराबर है तो सिंपल सी बात है इन दोनों की त्रिज्याएं भी कैसी होंगी आपस में बराबर। अब मान लो हमारे पास हमारे पास 5-5 रुपए के दो सिक्के हैं, तो दोनों के देखो क्षेत्रफल क्या होंगे, दोनों के बराबर आएंगे, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, यानी इसकी भी त्रिज्या आर होगी और इसकी भी त्रिज्या कैसी होगी, आर होगी। अब ये किसके कारण होगी, तो हम आप कारण चाहो तो लिख देना यूक्लिड की अभिक्रिया 4 के अनुसार। तो हम लिख देंगे ये कैसा है हमारा, ये हमारा सत्य है, क्या है, बराबर होते हैं, हम लिख देंगे सत्य है, सत्य है। आप चाहे तो लिख देना क्योंकि दोनों वृत्तों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर, एक दूसरे पर या को अध्यारोपित, क्या लिखेंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वे संपाती हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, संपाती हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः दोनों वृत्तों, क्या लिख देंगे, अतः दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब हम इन दोनों क्षेत्रफल जो रहेंगे वृत्त के, जब एक दूसरे के ऊपर इन्हें रखेंगे तो अध्यारोपित करेंगे तो वे संपाती हो जाएंगे, और जब संपाती हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर। देखो हमने ये पढ़ा भी था, हमने आपको बताया था कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जब एक दूसरे के बराबर होती हैं तो इनकी भी त्रिज्याएं कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं पांचवा। अब देखो पांचवें क्या लिखा है, पांचवें लिखा है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और बी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो हम देखो इसकी आकृति देखते हैं, ठीक। इसकी आकृति देखेंगे 5.9। देखो हमारे पास एक आकृति दे रहे 5.9, ठीक। तो आकृति 5.9 दे रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो ए बी रेखा है, एक पी क्यू रेखा और एक्स वाई रेखा, ये तीनों रेखाएं हैं। अब ये तीनों रेखाएं देखो कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है कि ए बी रेखा बराबर है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है किसके, एक्स वाई के, और ए बी बराबर हो जाए किसके, एक्स वाई के। तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको मैं बताऊं सरल तरीके से। अब देखो ये जो हमारा पांचवा है इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, और हमें बताना है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। देखो मैं आपको बताऊं समझाऊं तो देखो हमें से क्या है, हमें ए बी बराबर दे रहा है पी क्यू के, किसके दे रहा है, पी क्यू के, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और हमें पी क्यू बराबर दे रहा है एक्स वाई, क्या दे रहा है, पी क्यू बराबर एक्स वाई, इसे दे रहा है हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना होगी ऐसे इस प्रकार से, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पी क्यू, देखो पी क्यू के बराबर ए बी है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई के, ए बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई के। हमने लिखा क्यों है, अब ये होता है यूक्लिड की अभिक्रिया देख के अनुसार, इसका कारण लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड की अभिक्रिया, क्या, यूक्लिड की अभिक्रिया 1 के अनुसार। देखो मैं आपको बताऊं यूक्लिड की अभिक्रिया 1 के अनुसार, देखो ये है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देखो क्या कहा था, इसमें कहा था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों और एक दूसरे के बराबर होती हों। जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि m बराबर n है, m बराबर n है तो m बराबर p, तो लिखता था हम लिख दें n बराबर p, यानी देखो m के बराबर n है और m ही के बराबर क्या है, p है। तो जब m है तो दो समीकरण एक और दूसरे की तुलना हो जाती है, तो एक तरह का क्या हो जाता है, इसके m के बराबर n लिख सकते हैं, m के बराबर p। अब ये दोनों इसके बराबर हैं तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, ठीक। तो इसी प्रकार हमने लिखा है इसमें अभिक्रिया 1 के अनुसार, ठीक।
अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, आइए देखें। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो यानी हमें इनकी परिभाषाएं देना है। ठीक है, आइए इनकी हम परिभाषा लिख के आपको बताते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया दूसरा। तो दूसरे में क्या है, हमें परिभाषाएं बतानी है। क्या बतानी है परिभाषाएं, तो पहला है, अब पहले में क्या कह रहे हैं, पहले में बोला है उन्होंने कि पहली है हमारी समांतर रेखा के लिए परिभाषा देना है। ठीक है, देखिए मैं पहली क्या है, पहली है हमारी समांतर रेखाएं। आइए हम इसके लिए परिभाषाएं देते हैं, डेफिनेशन देंगे समांतर रेखा। अब देखो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब दो रेखाओं, जैसे मान लो, देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमने एक रेखा ले ली, एक ये ले ली और हमने एक रेखा ये ले ली। तो जब हम दो रेखाएं लें, यानी जब दो रेखाएं, हमने एक को मान ली रेखा L1 है हमारी एक रेखा हमारी L2 है, यानी जब दो एक रेखाएं, जब ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद ना करें कभी, और इनके बीच की दूरी, यानी इनकी जो बीच की दूरी रहती है वो कैसी हो, सदैव बराबर रहे। कैसी रहे, इनकी बीच की दूरी सदैव बराबर हो। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे, यदि दो शांत रेखाएं, कैसी लिखेंगे, यदि दो शांत रेखाएं किसी ओर बढ़ाए जाने पर, बढ़ाए जाने पर परस्पर ना मिले, क्या ना हो, परस्पर एक दूसरे से ना मिले, और इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे। तो वे रेखाएं शांत रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सॉरी, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें और उनके बीच की दूरी आपस में सदैव बराबर हो, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, अगली क्या है, अगली है हमारी लंब रेखाएं। दूसरी हम हेडिंग डाल लेते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, दूसरी हेडिंग है हमारी लंब रेखाएं। काली पेन से डाल देता हूं मैं, आपको हाईलाइट दिखेगी, लंब रेखाएं। ठीक है, देखो मैं आपको लंब रेखा समझाऊं। लंब रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, देखो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक रेखा ये है हमारी और एक रेखा हमारी ये है। जब दो रेखाएं, मैं दो रेखा ले देता हूँ, ऐसी इस प्रकार की रेखाएं, जब हमारे पास दो रेखाएं हों, एक रेखा जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले ली AB है हमारी एक रेखा हमारी PQ मान ले, क्या मान ले, PQ। ठीक, ये जो रेखा है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार लंब हो कि इन दोनों के बीच कैसे हो, 90 अंश के कोण बनना है। किस प्रकार के, 90 अंश के कोण बनना हो, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर इस प्रकार से परस्पर लंब हो कि दोनों तरफ क्या हो, दोनों तरफ एक इस साइड या इस साइड 90 अंश के कोण बने। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास एक ही पेन है और ये पेन अगर इस पर ऐसा इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से कि इस साइड और इस साइड दोनों और कैसे हो, 90 अंश के कोण बने, तो ये कैसे कहलाएंगी, लंब रेखाएं। ये रेखा और ये रेखा आपस में लंब रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसकी आप चाहें तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि वे रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाए। क्या बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं, तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो वो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको समांतर रेखा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, समांतर रेखाएं क्या होती हैं आपको आ गया होगा समझ में, लंब रेखाएं क्या होती हैं आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जानते हैं रेखाखंड। क्या जानते हैं, रेखाखंड क्या होता है।
खंड में क्या होता है कि एक उसका एक निश्चित भाग होता है, यानी कि निश्चित, जैसे मान लो अपन लोग एक स्केल लेते हैं तो कहते नहीं है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो या 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, यानी एक निश्चित दूरी रहती है इसकी। यानी इसमें मान लो हमने ए से लेके बी तक कोई ले लिया 5 सेंटीमीटर का ले लिया, कैसे ले लिया 5 सेंटीमीटर, यानी इसका क्या होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं और निश्चित होता है, क्या होता है, एक रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, एक निश्चित होता है कि हमें इतनी दूरी लेनी है, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रेखा का वह भाग, क्या लिखेंगे, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, ठीक। अब इसकी चौथी क्या है, अब देखो चौथा है हमारी त्रिज्या, क्या बोला गया, इसमें बोला गया त्रिज्या को डिफाइन कीजिए, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, हमारे वृत्त है, हमें डिफाइन करना है कि जो हमारे केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आप ये तो जानते ही हैं, मान लो केंद्र O है, यहाँ पे क्या है हमारा एक परिधि है, तो हम जैसे मान लो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो अब ये परिभाषा लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या डालेंगे, काली पेन से डाल देंगे यहाँ पे त्रिज्या, क्या डालेंगे, त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोड, ठीक। तो इसकी क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, केंद्र से क्या लिखेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी, क्या लिखेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बस इतना ही तो पूछा था, ठीक, इसकी भी लिख ली। अब इसके पांचवा क्या है, पांचवा है वर्ग, क्या है, पांचवा है वर्ग, वर्ग को डिफाइन करना है। तो देखो आप लोग जानते होंगे कि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वर्ग बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिया और 2 ही सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया, यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में, कैसी होंगी, बराबर, ठीक। तो ये है हमारा वर्ग, क्या है वर्ग, ये कितना लिया हमने, 2-2 सेंटीमीटर, कितना लिया, 2-2 सेंटीमीटर लिया कि नहीं लिया, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख देंगे हम, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, लिख देंगे यहाँ पर, जिसकी, जिसकी चारों भुजाएं, क्या लिखेंगे, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक, चारों भुजाएं बराबर हों, तथा एक चीज और, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण, क्या, प्रत्येक कोण 90 अंश या 90 अंश का हो, ठीक है, 90 अंश का कोण 90 अंश का हो, ठीक, वह वर्ग कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है, ठीक। तो हमारी ये जो थी 5 अवधारणाएं, सॉरी 5 परिभाषाएं, हमने क्या किया, इन सभी 5 परिभाषाओं को डिफाइन कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे दी हुई 2 अवधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो अवधारणा दे रहे हैं हमें अवधारणाओं पर विचार करना है, ठीक है। आइए इन अवधारणाओं को लिख लेते हैं, फिर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने लिख ली है अवधारणाएं, ठीक है, आइए इनको समझते हैं। अब देखो तीसरे में क्या कहा गया है, पहली अवधारणा क्या दी गई है, पहली अवधारणा में कहा गया है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो इसे हम क्या करते हैं, इस अवधारणा के अनुसार एक, आप क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो मैं ऐसा एक डायग्राम बना लेता हूँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 भिन्न बिंदु है, क्या है, 2 भिन्न बिंदु है। भिन्न बिंदु का मतलब क्या होता है, अलग अलग। हमारे पास 2 भिन्न बिंदु है, हमने मान लिया एक ए है और एक क्या है बिंदु बी है, हमारे पास 2 भिन्न बिंदु है। अब भी कह रहे हैं कि 2 भिन्न बिंदुओं रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बीच में स्थित है, यानी ए और बी में दोनों के बीच में स्थित है, क्या है, बीच स्थित है, बीच स्थित लिखा है, बीच में नहीं, बीच स्थित, यानी कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे भी, तो बीच स्थित एक बिंदु सी है। तो पहली ये अवधारणा हो गई। अब देखो दूसरी में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखो दूसरे में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बिंदु तो हैं ए और बी,
अब लेकिन ये जो तीन है, ये तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, यानी ये बिंदु क्या है सी यहाँ पर है। ठीक, तो पहली अवधारणा में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बिंदु हैं जिनमें एक तीसरा बिंदु सी है जो कि बीच में स्थित है, और दूसरे में कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है, यानी जो हमारी जो रेखा ए बी है इसमें तीसरा बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो समझते हैं, देखो मैं आपको समझाऊं तो पहली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक रेखा है ए और बी, इस पर दो बिंदु हैं ए और बी, और तीसरा बिंदु क्या है, ए और बी के बीच में है। ठीक, और दूसरे में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेखा तो है लेकिन वो तीन बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो तीसरा बिंदु हमने मान लिया कि सी रेखा से बाहर है। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। देखो इनमें एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने आपको बेसिक समझाया है जो प्रारंभ में वीडियो के शुरुआत में, देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिंदु और रेखा क्या होती है, समझाया था। अब देखो इन अवधारणाओं में क्या है, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है इन अवधारणाओं में, देखो ये तो कहा गया कि बिंदु ए और बी के बीच में है, ये नहीं कहा गया है मध्य में है या कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, ये नहीं कहा गया है, और ना ही ये बताया गया है कि बिंदु किस प्रकार है, कहाँ पर स्थित है, केंद्र में है मध्य में, और ना ही रेखा को बताया गया है कि रेखा समांतर है कैसी है। तो इसमें हमें इसमें कहा गया है कि क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो हम लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ बिंदु, क्या लिखेंगे, हाँ बिंदु तथा, इसमें लिखेंगे हाँ बिंदु तथा रेखा, क्या लिखेंगे, हाँ बिंदु तथा रेखा अपरिभाषित शब्द है, क्या लिख देंगे, अपरिभाषित शब्द है। ठीक, अपरिभाषित शब्द है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या कह रहा है, भी कह रहा है क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं। देखो अविरोधी तो हैं, क्यों है, देखो इसमें कहा इन दोनों में कोई मतलब विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें जो कहा गया है और इसमें जो कहा गया है दोनों क्या है, दोनों जो अवधारणा पहली दूसरी में कहा गया दोनों क्या है, एक दूसरे की जहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि बीच में, हमने बीच में बना लिया है, इसमें कहा कि एक रेखा से अलग है, यानी कि एक ही रेखा पे स्थित नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ ये अवधारणा अविरोधी है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ ये अवधारणाएं, क्या लिखेंगे, हाँ ये अभिधारणाएं, हाँ ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या लिखेंगे, अविरोधी हैं, यानी एक दूसरे से विरोध नहीं करती। अविरोधी का मतलब होता है विरोध ना करना, अविरोधी हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। नहीं, इनमें कोई भी यूक्लिड की अवधारणा नहीं, ना ही बराबरों बराबर जोड़ा जा रहा है, ना ही पूर्ण कुछ नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं, यहाँ लिख देंगे ये अवधारणा, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ये अभिधारणाएं, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ये अभिधारणाएं, ये अड़ा खाली है, हाँ ये अभिधारणाएं, या लिख देंगे ये अभिधारणाएं यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड, ये अभिधारणाएं यूक्लिड का अनुसरण नहीं करती हैं, यूक्लिड का अनुसरण नहीं करती हैं, यूक्लिड का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक, बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप वीडियो को थोड़ा दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में सवाल दे रहे हैं कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर आ जाए किसके, 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें इसके लिए एक आकृति यानी डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या है, देखो सवाल हमने लिख लिया है, इस सवाल में हमें क्या है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, आकृति बना के बतानी है। क्या कह रहे हैं, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो इसमें क्या दे रहा है कि देखो हम एक डायग्राम दे रहे हैं इस प्रकार से, हमारे पास एक क्या है, हमारे पास बिंदु हैं दो, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक, अब इसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के, लिख दिया है ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, हमने डायग्राम मैंने उसमें कहा है एक आकृति से स्पष्ट कीजिए, आकृति से हमने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हमें दिया गया है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है हम देखते हैं।
देखो हमें सिद्ध करना है AC बराबर, क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB, यानी जो AC का मान है वो बराबर आधा आ जाए किसके, AB के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेखा क्या है, AB है, पूरी A से लेकर B तक की दूरी ये बड़ी रेखा है, तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB बराबर, हमारे पास एक पूरी लंबी दूरी है AB, ये क्या है हमारी एक लंबी दूरी है AB, तो AB है, इसके दो टुकड़े यानी AC प्लस BC, तो हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, हम AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस CB, क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB या BC, AC प्लस CB हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ हमारा क्या चल रहा है, A/। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, चूंकि हमें दिया है कि AC की वैल्यू दे रहा है बराबर है किसके, BC के, AC बराबर BC या CB, तो हम देखो AC का तो हम AC ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें AC सिद्ध करना है, प्लस अब BC, तो BC की जहाँ AC की जहाँ पे क्या लिख देंगे हम, BC, क्या लिख देंगे, BC हो या CB हो, तो CB की जहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा AC, क्या आएगा, AC, तो यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा AB, यहाँ पर देखो AC क्या आएगा, 2AC, क्या आएगा 2AC, अभी A गुणा में गुणा क्वेश्चन क्या होगा, भाग में, यानी ये आ जाएगा हमारा AB/2 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा AC, ये हमें सिद्ध करना था। आप इसे चाहे इस रूप में लिख सकते हैं या ऐसा लिख दीजिए AC बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं आप और AB लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही क्या हो गया हमारा सवाल प्रूव्ड। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं अपन लोग। देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में एक आकृति बनानी है हमें। देखो जैसे दे रहे थे प्रश्न संख्या C, हमें ये प्रश्न संख्या चौथा दे रहे थे, तो जो प्रश्न संख्या चौथी इसमें ये आकृति दे रहे हैं ना, AB एक बिंदु है और जिसमें C क्या है, इसका मध्य बिंदु इसमें कहा गया है। तो यही हम क्या करेंगे, चौथी जो आकृति हम बना लेंगे यहाँ पे, हमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, और यहाँ पे जो C बिंदु दिया गया है क्या है, इसका मध्य बिंदु, यानी यहाँ से और यहाँ की दूरी कैसी है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है C, क्या लिखेंगे C AB का मध्य बिंदु है, C AB का एक मध्य बिंदु है, कहा है एक मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है यानी क्या है, CAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है का मतलब क्या लिखेंगे, इसे हम देख सकते हैं क्या, इसे हम लिख देंगे AC, क्या लिखेंगे हम इसे AC बराबर BC, तो लिख देंगे AC बराबर CB। ठीक, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब जब C इसका मध्य बिंदु है तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि सिद्ध करना है कि रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब देखो जब केवल और केवल एक ही होता है तो इसमें हम एक दूसरा और मान लेते हैं, हमने जैसे मान लिया मान लेते हैं, हमने मान लिया D है, क्या है D, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना D AB का, क्या लिखेंगे, माना D AB का एक अन्य मध्य बिंदु है, क्या है, एक अन्य मध्य बिंदु है, एक अन्य मध्य बिंदु है, एक हम दूसरा मध्य बिंदु मान लेते हैं, एक अन्य मध्य बिंदु D एक अन्य मध्य बिंदु है। अब D AB का अन्य मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AD है, AD बराबर हो जाएगा इसके DC के, किसके आएगा, DC, AD बराबर आएगा किसके, हमारा DB के, DB, इसे लिख देंगे हम DB, इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक, तो देखो एक चीज अब इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि केवल और केवल एक ही होती है, हम जिससे तो मान रहे हैं, तो हम देखो अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। हम करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखो अभी सिद्ध हो जाता है। देखो समीकरण 1 क्या है, AC है हमारा, AC, तो AC माइनस लिखेंगे हम AD और बराबर क्या आएगा, ये आएगा हमारा BC या CB माइनस DB, क्या आ जाएगा, DB। अब आप गौर से देखना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कह रहा है कि AC क्या है, मान A है हमारा AC। अब देखो बेटा जब AC में से हम क्या करेंगे, जब AC पूरी बड़ी हो जाए हमारा A पूरा A और C,
जब AC मान में से हम क्या करेंगे, AD घटा देंगे। जब AD घटा देंगे तो क्या बचेगा, DC बचेगा। क्या बचेगा हमारा, DC। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, DC। क्या आ जाएगा, DC। ठीक, आपको समझ में आएगा। अब बात करेंगे CB, ये हमारा CB है। अब CB में से हम क्या घटा रहे हैं, DB, यानी छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, यानी CB में से हम क्या कर रहे हैं, CB में से घटा रहे हैं DB। क्या घटा रहे हैं, DB। जब CB में से DB जाएगा तो क्या बचेगा, CD। क्या बचेगा हमारा, CD। DC ही यहाँ बचेगा हमारा, वो भी किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि CB में से हमने DB घटाया, बचा तो हमारा CD है, लेकिन क्या छोटी वैल्यू से बड़ा वैल्यू से माइनस का क्या है, DC। ठीक है, अब ये माइनस का DC है तो इस साइड आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, यानी DC प्लस DC। अब DC प्लस DC, इस साइड क्या बचा, 0। अब DC क्या होगा, 2DC। क्या जाएगा, 2DC लिख दीजिए या 2CD लिख दीजिए। तो 2DC बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DC बराबर क्या आएगा हमारा, 0। तो यानी DC। अब देखो DC, अब DC की दूरी वो कह रहे हैं 0 है। अब देखो DC की वैल्यू 0 है का मतलब क्या है, कोई बिंदु जहाँ पर है वहीं पर तो उपस्थित है। यानी ये जो हमारा हमने दूसरा अन्य बिंदु D माना था, ये जो D बिंदु है हमने D है माना था, ये भी किसी पर है, C पर ही है, क्योंकि DC के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु C। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु C और D। क्या लिखेंगे, C और D संपाती हैं। क्या है, संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसा चिपका हुआ। ठीक है, यानी इसके ऊपर ही एक। ठीक है, यानी जैसे कि मम्मी पापा के ऊपर बच्चे बैठ जाते मुड़ी पर, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ एक हंसी के तौर पर। ठीक है, तो C और D ये संपाती है। संपाती क्या है, यानी एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे संपाती हैं, यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे, इसलिए एक रेखाखंड। क्या लिखेंगे, इसलिए एक रेखाखंड। क्या लिखेंगे, इसलिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक। क्या लिखेंगे, एक और केवल एक ही रेखाखंड होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो हमें आकृति दी गई है, ABCD एक रेखाखंड दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि AC बराबर BD है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AB बराबर आ जाए किसके, CD के। ठीक है, आइए अब इस सवाल को लगाते हैं। देखो छठवें क्वेश्चन में क्या है, सब में पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि AC बराबर है किसके, BD के, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। आप चाहें तो इसे काले पेन से भी लिख सकते हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB की वैल्यू बराबर आ जाए किसके, CD के। ठीक, देखो बहुत ही सरल है, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि देखो हमें दिया गया है कि AC बराबर है किसके, BD के। अब देखो बेटा यहाँ से ध्यान से देखना, A से लेकर C तक की वैल्यू AC। जैसे मान लो हम यहाँ A से लेकर C तक चले, तो कहाँ रुके, A से लेकर B तक रुके, फिर B से C तक, यानी AC को हम ले सकते हैं AB प्लस के BC। AC को क्या ले सकते हैं, AC को हम ले सकते हैं AB प्लस के BC बराबर। अब बात करेंगे BD की, B और D। देखो BD को क्या ले सकते हैं हम, BD को ले सकते हैं BC प्लस CD। क्या ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं BC प्लस CD। क्या ले सकते हैं, CD। ठीक, देखो हमें ये दिया था, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये प्लस माइनस का इस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको हम उस साइड पहुंचाएंगे तो माइनस को तो कट जाएगा, और वैसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा AB बराबर CD। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए इसे मैं समझाता हूँ क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं
और फिर मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सातवें में क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ जो अभिगृहित 5 है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। देखो 5वीं जो हमारी अभिगृहित है वो है क्या, तो देखो यहाँ पे मैं आपको चित्र से समझाऊं तो हमारे 5वीं अभिगृहित है, तो सबसे पहले हम 5वीं अभिगृहित लिख लेते हैं। अभिगृहित क्या कहती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड के 5वें, क्या लिखेंगे, 5वें अभिगृहित के अनुसार, क्या लिखेंगे, अभिगृहित 5वें अभिगृहित के अनुसार क्या होता है, याद कीजिए, के अनुसार पूर्ण, क्या बताया था मैंने आपको, पूर्ण अपने भाग से कैसा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है। देखो जस्ट एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरे पास एक ये पूरा क्या है, हमारे पास एक कोई टुकड़ा है, जैसे मान लो हमारे पास एक बिस्किट का टुकड़ा है, क्या है, ये बिस्किट का टुकड़ा है। अब इस बिस्किट के टुकड़े में से हमने इतना क्या किया, टुकड़ा बाहर निकाल लिया, क्या कर लिया, इतना टुकड़ा हमने ये बाहर निकाल लिया। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये वाला भाग, इसे जो टुकड़ा निकलने के बाद जो बचे रहेगा, लेकिन इसका जो पूर्ण भाग था वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी जो पूर्ण रहता है वो अपने एक भाग से सदैव बड़ा होता है। ठीक, तो ये क्या है, अभिगृहित 5 थी। अब वगैरह सत्य है क्यों है, क्योंकि अभिगृहित जो है वो एक तरह का देखा जाए तो विश्व में हमेशा हम देखते हैं, सिंपल सी बात है, मान लो आप बिस्किट खा रहे हैं, आपने बिस्किट का एक टुकड़ा छोटा सा किसी को दे दिया। अब मान लो आपने छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा किसी को दूसरे को दे दिया, अब बाकी का जो बड़ा बिस्किट है वो तो आप खा रहे हैं, यानी वो सत्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका हम कारण लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे हम क्योंकि यह अभिगृहित, क्या लिखेंगे, क्योंकि यह अभिगृहित, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि यह अभिगृहित विश्व में, क्या लिखेंगे, क्योंकि यह अभिगृहित विश्व में किसी भी वस्तु के लिए, क्या, किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु के लिए कैसी हो जाएगी, सत्य है कि नहीं है। बिस्किट के लिए ले लो, पापड़ के लिए ले लो, पिज्जा के लिए ले लो, किसी के लिए ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए यह अभिगृहित सर्वव्यापी सत्य है, इसलिए यह अभिगृहित सर्वव्यापी, क्या लिखेंगे, सर्वव्यापी सत्य है। बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल सभी समझ में आए होंगे, और आपको जितनी भी अवधारणा अभिगृहित लिखवाई गई हैं आप उन्हें लिखिए, याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपको सवाल बहुत सरल, बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसी सवाल के साथ क्या होता है, ख़त्म होता है। और ये जो हमारा 5वां चैप्टर था ना, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अगर आपने प्रमेय और इनकी जो अवधारणा है और जो अभिगृहित है आपने इन्हें पढ़ लिया, तो आपकी क्लास 9th में इससे सरल चैप्टर कोई नहीं है। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, ठीक है। बस आप, सरल तो सारे चैप्टर हैं, लेकिन आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और हर चीज़ सरल लगने लगेगी, ठीक है। और आगे का जो हमारा चैप्टर है कितना है, अगला 6वां चैप्टर है हमारा रेखाएं और कोण, इसे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।